जय हिंद साथियों, मैं शुभम कुमार आप लोगों को मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान पढ़ाने वाला हूँ। आज से अपनी सीरीज़ चालू हो जाएगी मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की। और आप लोग इस वीडियो में जो दिखाए गए जो लेक्चर्स है उसको काफ़ी अच्छे से सुनिएगा। आपको किसी भी किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी प्रकाशन की किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अपन इस पर पूरा मध्य प्रदेश जीके कवर करने वाले हैं। बस आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना है, माफ़ी चाहूँगा, डेली बेसिस पर आपको ये लेक्चर्स देखना है। और इसमें जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, एक्स्ट्रा फैक्ट है, वो मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताते रहूँगा। इस लेक्चर्स में बताऊँगा जो भी इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट होंगे उसको अपन डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और आप ध्यान रखिएगा, अपने को इन चीज़ों को बहुत ही अच्छे से कवर करना है, काफ़ी चीज़ें अपने को पढ़ना है। तो आइए अपन स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं। देखिए, ये बेसिक ज्ञान है सामान्य ज्ञान का। ये मध्य प्रदेश का जो सामान्य ज्ञान है बिल्कुल बेसिक है, जो आप सभी को पता होगा। कुछ चीज़ें ऐसी होगी जो नहीं पता होगी, तो उसका भी आप ध्यान रखिएगा। जो पता है वो भी आप सुनते रहिएगा, रिवाइज करते रहिएगा उन चीज़ों को। जब तक कि आपके लाइफ में स्टूडेंट सब लगा है तब तक कि आप लोगों को याद करना नहीं छोड़ना, रिवाइज करना नहीं छोड़ना, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए ध्यान चालू करते हैं अपना वीडियो लेक्चर। देखिए, बात करते हैं अपने मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश जो है वो भारत की जान और भारत के दिल से विख्यात है। मतलब कि भारत की जान कही जाती है और भारत का दिल कहा जाता है मध्य प्रदेश को। आप सभी जानते हो कि मध्य प्रदेश भारत के बिल्कुल मध्य में बसा हुआ है, इसलिए इसे मध्य प्रदेश कहा जाता है। अब बात की जाए मध्य प्रदेश के नक्शे की, तो देखिए कुछ इस प्रकार से मध्य प्रदेश का नक्शा आप लोगों को दिखाई देता है। बेसिक क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि मध्य प्रदेश का जो नक्शा है वो किस जानवर की आकृति के तरह दिखाई देता है। तो आप ध्यान से देखिए, तो मध्य प्रदेश का जो नक्शा है वो बैठे हुए ऊंट की भांति दिखाई देता है। किस जानवर के, कौन से जानवर से, ध्यान रखिएगा, बैठे हुए ऊंट की भांति ये प्रतीत होता है। तो इन चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। अब मैं बात करूं मध्य प्रदेश को किन किन नामों से जाना जाता है, तो आपके यहाँ आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश के नाम से, सोया प्रदेश के नाम से, टाइगर स्टेट के नाम से, मध्य भारत के नाम से, लघु भारत के नाम से, नदियों का मायका के नाम से, सेंट्रल प्रोविंस ऑफ बरार के नाम से, इतने नामों से मध्य प्रदेश को जाना जाता है। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकता है, क्योंकि आज के डेट में बहुत सारी कंपटीशन, मतलब इतना कंपटीशन बढ़ गया है भारत में, क्वेश्चन कहीं से भी कुछ भी पूछ सकता है। मध्य प्रदेश जेल प्रहरी के अंतर्गत बात की जाए तो उसमें आपका सामान्य ज्ञान जो स्टैटिक जीके है वो काफ़ी अच्छे लेवल पे पूछ रहा है। तो आपसे कहीं से भी वो क्वेश्चन पूछ सकता है कि सोया प्रदेश के नाम से कौन से राज्य को जाना जाता है। 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे, तो आप ध्यान रखिएगा कि सोया प्रदेश मध्य प्रदेश को जाना जाता है, ये आप सबको पता। नदियों का मायका के नाम से किस राज्य को जाना जाता है, तो मध्य प्रदेश को जाना जाता है। इस प्रकार से बेसिक क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जामिनर जो होता है, इस प्रकार से बेसिक क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, अब बात अपन करते हैं कि जो मध्य प्रदेश जो नाम पड़ा है वो मध्य प्रदेश का नाम दिया किसने है। सबसे पहले अगर इसकी बात की जाए तो मध्य प्रदेश का जो नाम है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसका नामकरण किया गया है। 1956 के पहले मध्य प्रदेश नाम का ऐसा कोई अस्तित्व में नहीं था, बट जब 1 नवंबर 1956 को जब मध्य प्रदेश का गठन किया गया तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसका नामकरण किया कि इस एरिया को, इतने पार्टिकुलर एरिया को मध्य प्रदेश के नाम से जाना जाएगा। तो ये चीज़ आप ये फैक्ट ध्यान रखिएगा कि मध्य प्रदेश जो है उसका नामकरण किसने किया, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। ठीक है, चलिए अब मैं बात करते हैं मध्य प्रदेश की जो राजधानी है वो आप सभी को पता होगा कि भोपाल है। लेकिन केवल भोपाल पढ़ने से अपना काम नहीं चलेगा। मैंने आपसे बोला कि अब भारत में कंपटीशन का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, तो अपने को मध्य प्रदेश की हर एक राजधानी देखनी होगी कि जो छोटी छोटी सी जो राजधानियाँ जो है, संगीत राजधानी, व्यापारिक राजधानी, व्यावसायिक राजधानी, जो भी राजधानियाँ बनी हैं उसके ऊपर अपने को ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए नॉर्मली बात की जाए मध्य प्रदेश की राजधानी की, तो मध्य प्रदेश की राजधानी आप सभी को पता है कि भोपाल है। देखो, राजधानी बनाने के पीछे का कारण क्या होता है, सबसे पहले अपन यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। राजधानी कोई भी चीज़ इसलिए बनाई जाती है, किसी भी राज्य की राजधानी बनाने का तात्पर्य होता है कि जितने भी वहाँ के वित्तीय आर्थिक रिलेटेड जो गवर्नमेंट काम करती है उनके लिए एक जगह डिसाइड की जाती है जो कि राजधानी के रूप में विख्यात होती है। ये चीज़ को आप ध्यान रखिएगा।
राजधानी बनाने का मेन तात्पर्य क्या है कि कोई भी जो गवर्नमेंट अपना काम करती है, जितने भी प्रशासनिक एरिया का काम हो, व्यापारिक एरिया का काम हो, चाहे आपका राज्य से रिलेटेड काम हो, जितने भी सरकारी विभाग के काम होते हैं जो कि गवर्नमेंट के अंतर्गत देखे जाते हैं, राज्य गवर्नमेंट के अंतर्गत देखे जाते हैं, वो चीज़ें आपकी राजधानी बनाकर उसको डिपेंड करती है। जैसे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, तो भोपाल जो राजधानी है, भोपाल एक प्रशासनिक राजधानी है। अगर भोपाल की बात की जाए तो भोपाल कैसी राजधानी, तो प्रशासनिक राजधानी, पूरे प्रशासन का जो काम होता है वो आपके मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में देखा जाता है। इसीलिए भोपाल को मध्य प्रदेश की प्रशासनिक राजधानी रखा गया। राजधानी भोपाल तो है, बट कौन सी राजधानी ये पूछ ले तो प्रशासनिक राजधानी है। उसी प्रकार आपसे बात की जाए मध्य प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी, मध्य प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी की बात की जाए तो पचमढ़ी है। मतलब कि गर्मियों की बात की जाए, गर्मी में अगर इसकी राजधानी स्थानांतरित कर दी जाती है, पचमढ़ी कहा जाता है, अगर क्वेश्चन आपसे पूछे तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो मध्य प्रदेश की जो व्यावसायिक राजधानी है वो है इंदौर। जितने भी व्यवसाय से रिलेटेड इस राज्य में जो काम किए जाते हैं वो आपके इंदौर के अंतर्गत होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट राजधानी की अगर मैं बात करूं तो मध्य प्रदेश की खेल राजधानी, खेल से जुड़े हुए जितने भी कार्य हैं मध्य प्रदेश में वो भी आपका इंदौर के अंतर्गत देखा जाता है। अर्थात अगर मैं ये कहूं कि मध्य प्रदेश की राजधानी यानी कि खेल राजधानी क्या है तो आपकी इंदौर है। ये भी आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट की बात करूं तो मध्य प्रदेश की जो कोयला राजधानी है वो सिंगरौली है। मध्य प्रदेश की कोयला राजधानी क्या है? सिंगरौली है। नेक्स्ट देखा जाए मध्य प्रदेश की संस्कार राजधानी, संस्कार राजधानी बोला जाए तो कल्चरल कैपिटल से रिलेटेड है। कल्चरल कैपिटल जो है वो आपका जबलपुर है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट राजधानी की बात करूं तो मध्य प्रदेश की जो ऊर्जा राजधानी है वो बेढ़न स्थित एक जगह है जो कि सिंगरौली में स्थित है। बेढ़न सिंगरौली में स्थित है, इसे ऊर्जा राजधानी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट राजधानी की बात करूं तो मध्य प्रदेश की जो मैग्नीज की जो राजधानी है वो ध्यान रखिए, माफ़ी चाहूँगा मैगजीन हो गया है, आप मैग्नीज थोड़ा ध्यान रखिएगा, मैग्नीज है। मैग्नीज जो राजधानी है वो आपकी बालाघाट को रिप्रेजेंट करती है, बालाघाट से जाना जाता है। ठीक है, और मध्य प्रदेश की संगीत राजधानी की बात करूँ तो मैहर को कहा जाता है। मध्य प्रदेश की संगीत राजधानी कहाँ पर है दोस्तों? मैहर में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं मध्य प्रदेश के राज्य दिवस की। यदि मध्य प्रदेश के राज्य दिवस की बात की जाए तो मध्य प्रदेश का जो राज्य दिवस है आप सभी को पता होगा कि ये 1 नवंबर को मनाया जाता है। और इसके अलावा भी अगर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, क्वेश्चन का एग्जाम टफ हो चुका है तो ये भी पूछ सकता है आप लोगों से कि मध्य प्रदेश के अलावा 1 नवंबर को मध्य प्रदेश के अलावा और किन राज्यों में ये राज्य दिवस मनाया जाता है। तो आप ये एक्स्ट्रा फैक्ट जो है ध्यान रखिएगा, कर्नाटक, केरला, छत्तीसगढ़ और हरियाणा, इन 4 राज्यों का भी जो राज्य दिवस है वो 1 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब स्थापना दिवस की बात की जाए तो आप सभी को पता है कि 1 नवंबर 1956 में इसकी स्थापना की गई थी। बट अगर आपसे क्वेश्चन घुमा के थोड़ा सा पूछे कि मध्य प्रदेश का पुनर्गठन कब हुआ था तो ये ध्यान रखिएगा 1 नवंबर 2000 को हुआ था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की सीमाएं की। तो मध्य प्रदेश की सीमा की अगर बात की जाए तो आप सभी को पता होगा कि मध्य प्रदेश की जो सीमा है वो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से होकर गुजरती है दोस्तों? 5 राज्यों से होकर गुजरती है। उत्तर में उत्तर प्रदेश, पूर्व में छत्तीसगढ़, दक्षिण में महाराष्ट्र, पश्चिम में गुजरात और उत्तर पश्चिम में राजस्थान, ये आप सभी को पता है। चलिए अब बात करते हैं जो पड़ोसी जो राज्य हैं जो अपन ने अभी डिस्कस करे, वो पड़ोसी राज्यों से कितने जिले जो है वो मध्य प्रदेश की जो सीमा साझा करते हैं। उत्तर प्रदेश से कितने जिले लगे हैं, राजस्थान से कितने जिले लगे हैं, आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। तो चलिए आइए बात करते हैं कि मध्य प्रदेश की जो 14 जिलों की जो सीमा है वो उत्तर प्रदेश से लगी हुई है। अब देखिए 14 जिला कौन कौन से हैं आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर, सागर, टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सीधी, सिंगरौली। मध्य प्रदेश के 10 जिलों की सीमा राजस्थान से लगी हुई है। झाबुआ, रतलाम, मंदसौर, नीमच, आगरमालवा, राजगढ़, गुना, शिवपुरी, शिवपुरिया, मुरैना। राज्य के 9 जिले जो महाराष्ट्र को छूते हैं, ध्यान रखिएगा दोस्तों, महाराष्ट्र को छूने वाले 9 जिले कौन कौन से हैं तो अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट। अब ध्यान रखिएगा तो छत्तीसगढ़ को स्पर्श करने वाले कितने जिले हैं तो 6 जिले हैं। कौन कौन से तो सीधी, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी और बालाघाट। नीचे वाला जो है जो आपको दिख रहे हैं कि 2 जिले गुजरात को स्पर्श करते हैं, झाबुआ और अलीराजपुर। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर पेपर में कि गुजरात राज्य को मध्य प्रदेश के कितने जिले
स्पर्श करते हैं। तो ध्यान रखिएगा झाबुआ और अलीराजपुर, ये दोनों ही ध्यान में रखिएगा, झाबुआ और अलीराजपुर गुजरात राज्य से सटे हुए हैं। ठीक है, चलिए अब मध्य प्रदेश की सीमा से लगे राज्य और उनके जिले की बात की जाए कि मध्य प्रदेश की सीमा से अब कौन कौन से, उत्तर प्रदेश के कितने जिले हैं, छत्तीसगढ़ के कितने जिले हैं जो मध्य प्रदेश की सीमा से लगे हुए हैं। तो ध्यान रखिएगा उत्तर प्रदेश के 13 ऐसे जिले हैं, जैसे आगरा, इटावा, उरई, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर, बांदा, जालोर, इलाहाबाद, मिर्ज़ापुर, महोबा, सोनभद्र, चित्रकूट इत्यादि। ये ध्यान रखिएगा इन चीज़ों को। छत्तीसगढ़ की अगर बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में कुल 7 ऐसे जिले हैं जो कि मध्य प्रदेश से सीमा साझा करते हैं अपनी। कौन कौन से? सूरजपुर, कोरिया, मुंगेली, बिलासपुर, कबीरधाम, बलरामपुर और राजनांदगांव। ठीक है। राजस्थान की अगर बात की जाए तो राजस्थान के टोटल 10 ऐसे जिले हैं जो कि मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं। बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, झालावाड़, बारा, सवाई माधोपुर, धौलपुर, कोटा, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, करौली, ये भी ध्यान में रखिएगा। अब महाराष्ट्र की अगर बात की जाए, मेन महाराष्ट्र से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछ चुका है और पूछता भी है, तो महाराष्ट्र से ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र के कुल मिलाकर 9 जिले जो है वो मध्य प्रदेश से सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से? धुले, भुसावल, अमरावती, नागपुर, भंडारा, बुल्ढाना, जलगांव, नंदुरबार और गोंदिया। अब वही गुजरात की बात की जाए तो गुजरात के केवल 2 ऐसे जिले हैं जो कि आपके मध्य प्रदेश से सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से? बड़ोदरा और दाहोद। इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। राज्यों के साथ सर्वाधिक सीमा बनाने वाले जो मध्य प्रदेश के जिले हैं वो है अलीराजपुर जो कि गुजरात से, नीमच राजस्थान, टीकमगढ़ उत्तर प्रदेश, अनूपपुर छत्तीसगढ़ और बैतूल महाराष्ट्र। ये जो जिले हैं ये सर्वाधिक सीमा बनाते हैं, मतलब ज़्यादा एरिया में सीमा बनाते हैं, इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस फैक्ट को भी आप लोग दोस्तों ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मध्य प्रदेश जिले की जो संरचना की। मध्य प्रदेश जिले की जो संरचना है मैंने आपको पहले ही बताया कि ये बैठे हुए ऊंट के समान है। ध्यान रखिएगा कौन से जानवर के समान? बैठे हुए ऊंट के समान। ठीक है। अब देख लिया, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि मध्य प्रदेश का जो जिला है इसमें सबसे न्यूनतम लिंगापन अनुपात की बात की जाए तो भिंड है। छोटे जिले के क्षेत्रफल के अनुसार बात की जाए तो निवाड़ी है। इसी प्रकार सर्वाधिक साक्षरता दर अगर देखी जाए तो जबलपुर की है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व डिंडोरी की है। सबसे बड़ा जिला छिंदवाड़ा है। सर्वाधिक लिंगानुपात बालाघाट का है। सर्वाधिक जनसंख्या अगर देखी जाए तो इंदौर की है। न्यूनतम साक्षरता दर अलीराजपुर की है और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जो है वो भोपाल की है जो कि आपकी 855 है। जनसंख्या घनत्व की बात की जाए तो कितनी है भाई? भोपाल की 855। चलिए अब देखिए राज्य की जो लंबाई अगर बात की जाए, राज्य की लंबाई चौड़ाई की अगर बात की जाए तो उत्तर से दक्षिण की ओर जो लंबाई है वो मध्य प्रदेश की 605 किलोमीटर है और पूर्व से पश्चिम की ओर बात की जाए तो उसकी लंबाई 870 किलोमीटर है। ठीक है, ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब देखिए इसके बाद अपन एक्स्ट्रा फैक्ट और देखते हैं कि देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए कितने वर्ग में फैला हुआ है, मध्य प्रदेश कितने वर्ग में फैला है, तो ये आप सभी को पता होगा 3,08,252 वर्ग किलोमीटर में आपका मध्य प्रदेश फैला। देश के कुल क्षेत्रफल का 9.38% केवल मध्य प्रदेश के अंतर्गत है। क्वेश्चन आपसे घुमा फिरा के कहीं से भी पूछ सकता है कि मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों कि 9.38%। कहीं कहीं आपको ऑप्शन में 9.383 भी दिखेगा, बट आप उस आंकड़ों के अनुसार ध्यान रखिएगा कि 9.38% ही आपको लगाना है। कहीं कहीं ऑप्शन में 9.389 भी देखने को मिलेगा, तो ध्यान रखिएगा। आप उस वहाँ पे भी क्लिक कर सकते हो, बट अपना ये आंकड़ा ध्यान रखिए कि सर्वाधिक यही पूछा जाता है कि 9.38% ही सर्वाधिक आपको देखने को मिलेगा। अब प्रदेश की लंबाई की मैंने अभी अपने से बात करी थी, उत्तर से दक्षिण की ओर तो 605 किलोमीटर था और प्रदेश की चौड़ाई की मैंने बात करी थी तो 870 किलोमीटर पूरब से पश्चिम था। अब क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में जो मध्य प्रदेश का जो स्थान है ये आप सभी को पता होगा दोस्तों कि दूसरा स्थान आता है। नेक्स्ट देखते हैं अपन। नेक्स्ट की अगर बात की जाए, इसकी जनसंख्या की बात की जाए, मध्य प्रदेश की जो जनसंख्या है वो 2011 की जनगणना के अनुसार अगर बात की जाए दोस्तों तो 7,26,26,809 है। कितनी है दोस्तों? 7,26,26,809। ये आपसे आंकड़ा पूछ सकता है क्वेश्चन, आप ध्यान रखिएगा, इस आंकड़े को रट लीजिएगा, ध्यान रख लीजिएगा, सुन लीजिएगा अच्छी तरह से। 2011 की जनगणना के अनुसार आंकड़ा आपका कितना है? 7,26,26,809। अब देखिए वही जनसंख्या की दृष्टि से अगर देश में
जनसंख्या की दृष्टि से अगर देखा जाए कि देश का कौन सा स्थान आता है तो 5वां स्थान आता है। 2011 की जनगणना के अनुसार अगर देखोगे तो 6वां स्थान आता है। बट 2014 में 2 जून 2014 को जब तेलंगाना आंध्र प्रदेश से जब अलग हुआ था तो उसके बाद अपनी स्थिति 5वीं हो गई थी। 6वीं से स्थिति अपनी 5वीं कब हुई थी? सन 2014 में। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अगर वो क्वेश्चन में अगर आपसे पूछता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार 6वां स्थान है बट 2014 में इसे माफ़ी चाहूँगा 6वां है, अब इसे 5वां कर दिया गया। ठीक है, 2014 से इसे 5वां में काउंट किया जाता है। ठीक है, और वहीं अगर मध्य प्रदेश की साक्षरता दर की बात की जाए दोस्तों, साक्षरता दर ध्यान रखिएगा 69.3% जो है वो मध्य प्रदेश की साक्षरता दर है। इस फैक्ट को दोस्तों याद रखिएगा, घुमा फिरा के आपसे कहीं से भी कुछ भी पूछ सकता है। तो साक्षरता दर जो है मध्य प्रदेश की कितनी है, जिसमें मेल और फीमेल दोनों का मिला के है, वो कितना है? 69.3%। केवल पुरुष की अगर आपसे बात कर रहा है, केवल पुरुष, देखिए दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि साक्षरता दर पूछ रहा है कि पुरुष में पूछ रहा है कि महिला में पूछ रहा है। इस फैक्ट का काफ़ी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन में है लगा है नहीं लगा है, इन चीज़ों से गलती मत कीजिएगा, नहीं तो जल्दबाजी में अगर एक नंबर भी आपका पीछे होता है तो आप 1000 से ज़्यादा बच्चों से पीछे जा सकते हैं। तो साक्षरता दर जो है, सिंपल साक्षरता दर मध्य प्रदेश की वो है 69.3%। अब केवल पुरुष की अगर बात की जाए 2011 के अनुसार तो 78.7% है। ठीक है दोस्तों, अब महिला साक्षरता दर की बात की जाए तो महिला साक्षरता दर कितनी है? 59.2% है 2011 की जनगणना के अनुसार। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आप लोगों से राजकीय प्रतीक के अगर बारे में बात की जाए तो मध्य प्रदेश का जो सबसे पहले राजकीय प्रतीक के अंतर्गत अगर अपन देखें तो राज्य चिन्ह, मध्य प्रदेश का जो राज्य चिन्ह है उसके बारे में थोड़ा सा अपन डिस्कस कर लेते हैं। आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि चिन्ह में सबसे बाहर आपको 24 स्तूप जो अंकित किए गए हैं, जो 24 स्तूप है वो अंकित किए गए हैं। इस स्तूप को ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन पूछ लेगा कि मध्य प्रदेश के राज्य चिन्ह में कितने स्तूप है, तो आप ध्यान रखिएगा स्तूपों की संख्या टोटल कितनी है? 24 है दोस्तों। इसके बाद आपको एक वृत्त दिख रहा होगा, जो वृत्त है वो किस चीज़ का सूचक है? तो आप ध्यान रखिएगा, अगर आपसे क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ ले कि मध्य प्रदेश का जो राज्य प्रतीक है, राज्य चिन्ह है, उसके अंतर्गत जो वृत्त है वो किस चीज़ को सूचित करता है? तो तरक्की और विकास को सूचित करता है। ध्यान रखिएगा, तरक्की और विकास को सूचित करता है दोस्तों। इसी प्रकार इस वृत्त के भीतर आप लोगों को दिख रहा होगा मध्य प्रदेश शासन लिखा है और सत्यमेव जयते इस पे लिखा हुआ है। सत्यमेव जयते और मध्य प्रदेश शासन के गोले में आपको 2 पुष्प दिख रहे होंगे, 2 बालियाँ आपको दिख रही होगी, 2 फसल जैसी आपको बालियाँ दिख रही होगी। अब देखिए जो बालियाँ आपको दिख रही है, इसमें दोनों बालियाँ किसको संबोधित करती है? तो राज्य की प्रमुख फसलें गेहूं और धान को संबोधित करती है। देखिए दोस्तों यहाँ पर आप उलझिएगा मत। अगर आपसे क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ ले कि मध्य प्रदेश के राज्य चिन्ह के, मध्य प्रदेश का जो राज्य प्रतीक है, जो राज्य चिन्ह है, मध्य प्रदेश का जो राज्य चिन्ह है उसके अंदर किन 2 फसलों को दर्शाया गया है और आपको ऑप्शन दे दे, तो आप गलती से भी दोस्तों सोयाबीन लगा के मत आइएगा, क्योंकि सोयाबीन ज़्यादातर अपने वहाँ का सोयाबीन ज़्यादा होता है, 80% के लगभग अपने वहाँ सोयाबीन होता है पूरे राज्य का, पूरे भारत का। तो आप सोयाबीन लगा के टिक करके, ये आपकी गलती हो जाएगी। तो ये चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा दोस्तों कि जो मध्य प्रदेश की जो प्रमुख फसलों में से एक है गेहूं और धान की बालियाँ, इन्हें दर्शाया गया है दोस्तों। ठीक है, अब चलिए अब बात करते हैं। अब इसमें आपको दिख रहा होगा अशोक स्तंभ भी है, केंद्रीय वृत्त में अशोक स्तंभ जो कि सी की आकृति का है, और पीछे जो आपको जो वृक्ष दिख रहा है वो बरगद का पेड़ है। कौन सा पेड़ है दोस्तों? बरगद का पेड़ है। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन आपसे घुमा फिरा के इस तरह पूछ सकता है कि मध्य प्रदेश के राज्य चिन्ह में किस वृक्ष को दर्शाया गया है? तो बरगद को दर्शाया गया है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों अपन। अब देखिए बात की जाए मध्य प्रदेश के राजकीय पुष्प की, तो राजकीय पुष्प जो है वो सफ़ेद लिली है। कौन सा पुष्प है दोस्तों? सफ़ेद लिली है। अब देखिए सफ़ेद लिली जो है, अगर थोड़ा सा एक्स्ट्रा फेट की अपन बात कर लेते हैं, सफ़ेद लिली ये जो जलवायु है शीतोष्ण एवं उपोष्ण जलवायु क्षेत्र में पाया जाता है। कौन से जलवायु क्षेत्र में पाया जाता है दोस्तों? शीतोष्ण एवं उपोष्ण जलवायु क्षेत्र में। मध्य प्रदेश का जो मुख्य क्षेत्र के अंदर अगर ये बात की जाए तो लगभग संपूर्ण मध्य प्रदेश में ये आपको देखने को मिलेगा, और इसका जो उपयोग होता है वो औषधि निर्माण में किया जाता है। अधिकतर इसका उपयोग क्या में किया जाता है दोस्तों? औषधि
निर्माण में किया जाता है। अब देखिए इसको जो इसका जो साइंटिफिक नेम है, जो वैज्ञानिक नाम है, वो भी आप ध्यान रखिएगा। लिलिएसी फैमिली का यह एक मेंबर है, जो एक प्रकार का शाखीय पौधे हैं जो आकृति और सुंदर के कारण विश्व विख्यात है, जिसका तना काफ़ी ऊंचा होता है दोस्तों। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा। और इसके साइंटिफिक जो नेम है, उसका नाम, वैज्ञानिक नाम इसका लिलियम कैंडिमम। ध्यान रखिएगा दोस्तों, मैं फिर से एक बार दोहरा रहा हूँ, लिलियम कैंडिमम इस पुष्प का साइंटिफिक नेम है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं राजकीय प्रतीक के अंतर्गत राजकीय पशु, अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए, अगर आपसे पूछे क्वेश्चन कि राजकीय पशु कौन सा है, तो वो है आपका बारहसिंगा। कौन सा है दोस्तों? बारहसिंगा। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा दोस्तों, बारहसिंगा। अगर मैं इसका साइंटिफिक नाम की बात करूं दोस्तों, तो इसका साइंटिफिक नेम है रूसवर्स। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, रूसवर्स दुआ उसेली। ठीक है दोस्तों, रूसवर्स दुआ उसेली, ये इसका साइंटिफिक नेम है दोस्तों। अब ये कौन सी प्रजाति से बिलोंग करता है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा ब्रेडरी प्रजाति से बिलोंग करता है दोस्तों। और इसके मुख्य क्षेत्र की बात की जाए तो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, जो कि आपके मंडला जिले में अवस्थित है, ये वहाँ पर सर्वदा आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसकी प्रजाति काफ़ी दुर्लभ है। ठीक है, देखिए दोस्तों, कभी भी एक बात ध्यान रखिएगा, एक एक्स्ट्रा फैक्ट आप लोगों को बता रहा हूँ, कोई भी चीज़ जब कोई भी राज्य कोई भी पशु को, पक्षी को या पुष्प को राजकीय घोषित करने के पीछे का जो कारण होता है, इसका मुख्य कारण उनकी जाति का संरक्षण करना होता है, उनकी जाति को बचाना होता है। ठीक है दोस्तों, कोई भी चीज़ अगर बना रहे, जैसा मान लीजिए भाई, उदाहरण के तौर पर अपन देखते हैं कि मध्य प्रदेश का जो राष्ट्रीय पशु है बारहसिंगा ही क्यों रखा। टाइगर को भी रख सकते थे, लोमड़ी को भी रख सकते थे, बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जिनको रख सकते थे, बट बारहसिंगा रखने के पीछे कारण क्या? बारहसिंगा रखने के पीछे इसका मुख्य कारण यही है दोस्तों, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। बारहसिंगा रखने के पीछे कारण यही है कि इनके प्रजाति का संरक्षण हो सके, इसीलिए उसको राष्ट्रीय पशु के अंतर्गत अपनाया जाता है। कोई भी राज्य, कोई भी स्टेट किसी भी पशु को अपना राजकीय पशु इसलिए मानती है ताकि उसका संरक्षण किया जाए। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपन। अब बात की जाए राजकीय प्रतीक के अंतर्गत राजकीय पक्षी की बात की जाए, तो आप सभी को पता है दोस्तों कि दूधराज या शाह बुलबुल है, जिसे पैराडाइज फ्लाई केचर के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसे अन्य नाम टिटैनी महारैनी के नाम से भी जाना जाता है। यह सुंदर पक्षी है। कभी कभी दोस्तों क्या होता है कि क्वेश्चन एग्जामिनर जब क्वेश्चन को ज़्यादा टफ बनाना चाहता है तो वो आपसे इसी प्रकार पूछ लेगा कि मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, और वह दूधराज न देकर इनके अन्य नाम दे देगा, टिटैनी और महारानी, है ना, दोनों में से कोई एक दे देगा। तो आप वहाँ कंफ्यूज हो जाओगे कि यार मैंने तो दूधराज पढ़ा था, बट मेरे से गलती कहाँ हो गई, मैं इसमें तो दूधराज है नहीं, तो क्या लगूँ, इनमें से कोई नहीं लगा दूँ। नहीं, आप ऐसा मत कीजिएगा, वहाँ देखिएगा टिटैनी या महारानी में से भी कोई आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आप इनमें से एक टिक कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मध्य प्रदेश के अलावा कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, बिहार और राजस्थान में भी ये पक्षी पाया जाता है। वहाँ का ये पक्षी राजकीय प्रतीक नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अपन। थोड़ा सा दोस्तों अगर मैं बात करूँ आपसे, मध्य प्रदेश के जो राजकीय पक्षी था, इसका मुख्य क्षेत्र उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश था, जो कि सेलाना और सरदारपुर अभ्यारण्य में आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेंगे। मालवा में भी ये सर्वाधिक पाया जाता है। कौन से क्षेत्र में पाया जाता है, अगर आपसे क्वेश्चन घुमा के पूछ ले कि जो राजकीय पक्षी है वो किस क्षेत्र में सर्वाधिक पाया जाता है, तो मालवा के क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब राज्य प्रतीक की अगर बात की जाए, राज्य प्रतीक के अंतर्गत मध्य प्रदेश का जो राजकीय वृक्ष है दोस्तों, वो बरगद का है। मैंने आपको बताया कि जो अपना मध्य प्रदेश का जो चिन्ह था, राजकीय चिन्ह था, उसके अंदर किस पेड़ को लिया गया है, तो बरगद को लिया गया है। ठीक है, तो यह मोरेसी कुल से संबंधित है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, किस कुल से संबंधित है दोस्तों, मोरेसी कुल से संबंधित है। ठीक है, और इसका जो साइंटिफिक नेम है दोस्तों, वो है फाइकस वेनगेलेसिस। ठीक है दोस्तों, क्या नाम है, फाइकस वेनगेलेसिस। ध्यान रखिएगा, जो कि हिंदू का एक पवित्र, पूजनीय और औषधि के महत्व का एक महत्वपूर्ण है। राजकीय पशु, पक्षी और वृक्ष, इन तीनों की अगर बात की जाए तो इनको कब अपनाया गया था, 1 नवंबर सन 1981 को अपनाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं राजकीय मछली की। तो आप देख रहे हैं कि आपको महाशीर पतिया, आपको भी पता होगा कि जो राजकीय मछली है वो महाशीर है। कौन सी है दोस्तों, मध्य प्रदेश की राजकीय मछली महाशीर है। महाशीर मछली जो कि प्रदूषण रोकने और पानी को स्वच्छ रखने में मदद करती है, जिसका वैज्ञानिक नाम दोस्तों क्या है, टोरटोर वैज्ञानिक नाम है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्या वैज्ञानिक नाम है, टोरटोर है। और ये ज़्यादातर आपको नर्मदा नदी के अंतर्गत पाई जाती थी दोस्तों। ध्यान रखिएगा, वर्तमान में यह मछली विलुप्त हो चुकी है मध्य प्रदेश से।
क्या हो चुकी है दोस्तों, विलुप्त हो चुकी है। अब वर्तमान में ये मध्य प्रदेश में ये मछली नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछता है कि किस नदी में पाई जाती है या थी में पूछता है तो आप नर्मदा लगा दीजिएगा, बट ध्यान रखिएगा वर्तमान में इस मछली की जो प्रजाति है वो विलुप्त हो चुकी है दोस्तों, ठीक है। और इसको सन 2011 में घोषित किया था राष्ट्रीय प्रतीक दोस्तों, ये भी ध्यान रखिएगा। ये कब किया गया था, सन 2011 में इसको राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया था, राजकीय मछली को, ठीक है ना दोस्तों। राजकीय मछली को कब अपनाया गया था, सन 2011 में अपनाया गया था। चलिए अब बात करते हैं अपन राजकीय प्रतीक के अंतर्गत मध्य प्रदेश का जो राज्य नाट्य है, क्योंकि राज्य नाट्य और राज्य नृत्य में क्या अंतर होता है, ध्यान रखिएगा। राज्य नाट्य जो होता है वो लयबद्ध तरीके से, जिसमें कला का प्रदर्शन किया जाता है, लयबद्ध तरीके से कला का प्रदर्शन किया जाता है, वो आपका राज्य नाट्य होता है, जो कि माच है। इसकी प्रस्तुति एक ऊंचे और खुले मंच के रूप में की जाती है। ढोलक तथा सारंगी के महत्वपूर्ण वाद्य है। प्रदेश में इसका सर्वाधिक प्रचार क्षेत्र मालवा अंचल के अंतर्गत आता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये सर्वाधिक जो इसका प्रचार है वो कौन से क्षेत्र में है, मालवा क्षेत्र में, ठीक है दोस्तों। चलिए बात की जाए राज्य नृत्य की। मध्य प्रदेश का जो राज्य नृत्य है दोस्तों वो राई है। कौन सा है दोस्तों, राई है, ठीक है। यह बुंदेलखंड का मुख्य नृत्य है जो ग्रामीण क्षेत्र में बच्चों के जन्म, विवाह के अवसरों पर उचित कार्य की पूर्ति होने पर राई का आयोजन किया जाता है दोस्तों। इसमें एक नर्तकी होती है जिसे बेढ़नी कहा जाता है। ये भी ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब क्वेश्चन घुमा फिरा के आपसे पूछेगा कि राई नृत्य में जो नर्तकी होती है उसे किस नाम से जाना जाता है या क्या कहा जाता है, तो उसे बेढ़नी के नाम से जाना जाता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। आपको जो इसमें महिला अपना नृत्य प्रदर्शन करते हुए जो दिखाई दे रही है उसे बेढ़नी कहा जाता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। ध्यान रखिएगा क्या कहा जाता है, बेढ़नी कहा जाता है। मैं आशा करता हूं कि आपको लेक्चर काफी अच्छे से समझ में आ रहा होगा दोस्तों। मैं बार बार इसीलिए दोहरा रहा हूं चीज़ों को। आप सोच रहे होंगे कि सर बार बार इन चीज़ों को दोहरा रहे हैं। दोहराने का कारण मेरा ये है कि आपके कानों तक के मेरी जो ध्वनि है वो पहुंचे और काफ़ी जल्दी आपके मस्तिष्क में ये इस स्मृति पटल पे आपके बैठ जाए, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश की राज्य फसल की अगर मैं बात करूं तो सोयाबीन, आप सभी को पता है दोस्तों कि सोयाबीन जो कि एक तिलहन फसल है, ठीक है ना। सोयाबीन आपकी एक तिलहनी फसल है। सोयाबीन प्रमुख तिलहनी फसल है। भारत के लगभग 80% सोयाबीन का उत्पादन अकेले इसी राज्य में होता है दोस्तों। देखो किसी किसी किताब में आपको 80% मिलेगा, कहीं 60% मिलेगा, कहीं 70% मिलेगा, तो आप घबराइएगा मत। ऑप्शन के अनुसार ध्यान रखिएगा कि ऑप्शन में सर्वाधिक किस चीज़ का पूछ रहा है, जो भी सर्वाधिक होगा आप ध्यान से उसमें क्लिक करके आइएगा। 80% आप ज़्यादातर ध्यान रखिएगा, भारत के लगभग 80% सोयाबीन का उत्पादन अकेले इसी राज्य में होता है, ठीक है। सर्वाधिक बड़ा उत्पादक राज्य होने के कारण इसे सोया स्टेट के नाम से भी जाना जाता है, जो अभी पिछले समय में अपन ने बात कर चुके हैं, ठीक है दोस्तों, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। राजकीय खेल की अगर मैं बात करूं तो राजकीय खेल जो है वो मध्य प्रदेश का कौन सा है, मलखम्ब है दोस्तों। कौन सा है, मलखम्ब। मलखम्ब को आप ध्यान रखिएगा, मलखम्ब को राजकीय खेल के रूप में 9 अप्रैल सन 2013 को अपनाया गया था दोस्तों। कब अपनाया गया था, 9 अप्रैल 2013 को राजकीय खेल के रूप में अपनाया गया था। अब आपसे कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ लेगा कि जो मलखम्ब है, मलखम्ब अकादमी कहाँ पर स्थापित की गई है, तो उज्जैन जिले में स्थापित की गई है दोस्तों। कहाँ पर स्थापित की गई है, उज्जैन जिले में। ध्यान रखिएगा, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि मलखम्ब एक प्राचीन खेल विधा है जिसमें एक मैदान के बीचों बीच खंबा गाड़कर प्रतियोगी को खंबे के सहारे करतब दिखाना पड़ता है। खेल से किसी खिलाड़ी के पूरे शरीर का व्यायाम होता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। अब मैंने आपको बोला ये घोषित कब किया गया था दोस्तों, 9 अप्रैल सन 2013 को इसे मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा अपनाया गया था, ठीक है दोस्तों। और इसका जो मध्य प्रदेश का जो अकादमी है, जो खेल अकादमी है, राजकीय खेल जो अकादमी है, वो आपका कहाँ पर दोस्तों, मलखम्ब अकादमी कहाँ पर स्थित है, उज्जैन जिले में स्थित है, ठीक है दोस्तों। चलिए अब मध्य प्रदेश के राजकीय गान की अगर बात की जाए तो आप सभी को पता है कि सबका दाता सबका साथी, ये गाना, ये जो गान है वो राजकीय गान है, ठीक है दोस्तों। और इसके सबसे महत्वपूर्ण ये आपका लेखक पूछता है कि लेखक इसके कौन है, तो ध्यान रखिएगा लेखक और गायक इन दोनों में बच्चे काफी ज्यादा गलती करके आते हैं। और अगर लेखक पूछता है तो गायक लगा देते हैं, गायक पूछता है तो लेखक लगा के आते हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा लेखक जो है वो महेश श्रीवास्तव जी हैं और जो इसके गायक है वो शांतनु मुखर्जी है, जिन्हें शान के नाम से जाना जाता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। उनका पूरा नाम शांतनु मुखर्जी है, बट शॉर्ट फॉर्म में उनको शान के नाम से जाना जाता है। चलिए अब देखिए बात की जाए, देखिए आप सभी को पता होगा कि कर्क रेखा जो है वो मध्य प्रदेश में
सर्वाधिक जिलों से गुजरती है। तो सर्वाधिक जिलों से गुजरती तो कितने जिलों से गुजरती है आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, 14 जिलों से गुजरती है। वो 14 जिलों के नाम आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि 14 जिले के जो नाम है वो कौन कौन से हैं, रतलाम, उज्जैन, शाजापुर, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, विदिशा, शहडोल, उमरिया। इतने जिले से दोस्तों कर्क रेखा मध्य प्रदेश के इन 14 जिलों से गुजरती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इनका भी आप ध्यान में रखिएगा दोस्तों। चलिए अब बात की जाए थोड़ी अन्य जानकारियों की, थोड़ी सी बात की जाए थोड़ा सा पॉलिटिकली दृष्टि से अगर देखा जाए, राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो मध्य प्रदेश में जो विधानसभा की जो सीटें हैं वो 230 लिखी होता, आप 230 लिखिएगा। ठीक है दोस्तों, जिसमें से शेड्यूल कास्ट की अगर बात की जाए तो उनको कितनी सीटें आरक्षित की गई है, 35 सीटें आरक्षित की गई है। किसको दोस्तों, शेड्यूल कास्ट को, यानी कि एससी जो एसटी अनुसूचित, देखिए दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा, जो एससी को अनुसूचित जाति कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, अनुसूचित जाति। अनुसूचित जाति की जो सीटें हैं वो 35 है, और अनुसूचित जनजाति अगर दोस्तों लग गया तो आपका एसटी होता है। अनुसूचित जनजाति जो कि 47 सीटें आरक्षित की गई है आपके मध्य प्रदेश में। अगर वहीं अगर आपकी लोकसभा की सीटें की बात की जाए दोस्तों तो 29 आपकी लोकसभा सीटें हैं। देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है दोस्तों, ये जो क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछा जा चुका है कि माफी चाहूंगा, भारत के किस राज्य में एसटी की लोकसभा की सर्वाधिक सीटें हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछेगा आपसे वो कि भारत के किस राज्य में एसटी यानी कि अनुसूचित जनजाति की सर्वाधिक सीटें लोकसभा के अंतर्गत पाई गई है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, कितनी सीटें हैं टोटल, 6 सीटें हैं। कितनी सीटें दोस्तों, 6 सीटें हैं जो कि एसटी को आरक्षित की गई, यानी अनुसूचित जनजाति को आरक्षित की गई है। ठीक है, और वहीं आपको अनुसूचित जाति की बात की जाए तो 4 सीटें हैं जो उनके लिए आवंटित की गई है। कितने दोस्तों, 4 सीटें। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग, और लोकसभा की कुल सीटें 29 हैं। चलिए अब राज्यसभा सीटें की बात की जाए तो आप सभी को पता है कि राज्यसभा सीटें कितनी है मध्य प्रदेश में, 11 है दोस्तों, 11 है। ठीक है, चलिए अब बात की जाती है संभाग की। अब सभी को पता होगा कि मध्य प्रदेश में कुल मिलाकर कितने संभाग है दोस्तों, 10 संभाग है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा फिरा के कैसे पूछता है, अगर आपको देखिए संभाग जो है वो मध्य प्रदेश में प्रचलित वर्ड है, बट आप यूपी साइड में जाइएगा, बिहार साइड में जाएगा, उत्तर भारत में अगर आप जाइएगा तो वहां पर आप लोगों को टोटल वहां पर वो मंडल पूछता है। ठीक है, तो क्वेश्चन घुमा फिरा के एग्जामिनर ऐसा भी पूछता है, एमपीपीएससी में भी देखा जा चुका है, बहुत बार ऐसा क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ चुका है वो कि मध्य प्रदेश में कुल कितने मंडल है, मध्य प्रदेश को कुल कितने मंडल में विभक्त किया गया है। क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही पूछता है दोस्तों कि मध्य प्रदेश को कुल कितने मंडल में विभक्त किया गया। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, कुल कितने मंडल में, 10 मंडलों में विभक्त किया गया है। मंडल बोलो या संभाग, दोनों ही एक ही बात है दोस्तों। संभाग वो आपको उलझाने के लिए, आपको कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर आपको मंडल देगा और आप कंफ्यूज हो जाओगे कि यार मैंने तो मंडल पढ़ा ही नहीं है तो मैं लगाऊंगा क्या। बट ये ध्यान रखिएगा, संभाग को ही मंडल कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इंदौर, भोपाल, जबलपुर, रीवा, ग्वालियर, चंबल, शहडोल, सागर, होशंगाबाद, नर्मदापुरम। जी पहले होशंगाबाद था, अभी वर्तमान में नर्मदापुरम के नाम से इसे जाना जाता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात की जाए तो सबसे बड़ा संभाग आपका जबलपुर है दोस्तों। कौन सा है दोस्तों, जबलपुर। सबसे छोटा अगर बात की जाए तो नर्मदापुरम है दोस्तों। कौन सा है, नर्मदापुरम। देखिए यहाँ पर आपको जिले की संख्या 55 जिले दिखाई दे रहे हैं। 55 जिले जो कि जिसमें नागदा, चाचौड़ा, मैहर, इन सारी चीजों का ऐसा मिला के आपके जो 55 जिले किए गए हैं। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों कि अभी ये सारी चीजों पे भी काम चालू है, बट आपके एग्जाम होने तक के हो सकता है ये 55 हो जाए, तो एक बार अपडेट होके जाइएगा कि कितने प्रस्तावित अपने वहां जिले कर दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए विकासखंड 313, तहसील 385, ग्राम पंचायत 22,813 और ग्रामों की संख्या 54,903 जो आपको दिख रहा है दोस्तों स्क्रीन पर। ये आंकड़े बढ़ते भी है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा, थोड़ा आंकड़ों का भी ध्यान रखिएगा, आंकड़े बदल सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा, आंकड़े बढ़ सकते हैं दोस्तों। तो एक बार जब भी आप एग्जाम देने जाइएगा तो जरा इससे अपडेट होके जाइएगा दोस्तों। चलिए ध्यान रखिएगा, अपन ने जो भी चीजें कवर करी है, आशा करता हूँ कि आपको काफी अच्छी लगा होगा, आपको काफी अच्छा लगा होगा मेरे द्वारा लेक्चर, और उम्मीद करता हूँ कि इसी अंदाज में अपन इससे भी अच्छे क्वेश्चन, अच्छे फैक्ट आगे पढ़ते रहेंगे। आपको इसकी सारी PDF आपको आपके
एप्लीकेशन पे उपलब्ध करा दी जाएगी दोस्तों, इसमें कोई बाधा नहीं होगी आपको, और आप अच्छे से निरंतर पढ़ते रहिए। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आपका सिलेक्शन काफ़ी जल्दी हो और आप पूरे ईमानदारी से मेहनत कीजिए और आप जिस मुकाम पर पहुँचना चाहते हैं ईश्वर आपकी प्रार्थना पूर्ण करे, स्वीकार करे। ठीक है, जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में इसी के साथ। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, गुड बाय।